नमस्कार, स्वागत है आप सबका वैद्य वार्तालाप में। ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है। यहाँ हम कंफर्टेबल और इजी टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करते हैं। आज हम और आयुर्वेदिक ट्रुथ्स को छेड़ने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक्स में लिखे हैं, क्लिनिक्स में और अर्बन लाइफस्टाइल में कई बार ऑकवर्ड लगते हैं। ऋतुचर्या और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, क्या ये आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल है या सिर्फ थियोरेटिकल? और इसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ को डाइसेक्ट करने के लिए आज मेरे साथ हैं दो एक्सीलेंट आयुर्वेदा क्लिनिशियंस। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन, जो कि आयुर्वेदा को एज अ बुक या फिर एज अ टेक्स्ट नहीं मानती है बल्कि लिविंग साइंस मानती भी हैं और अपने क्लिनिक लाइफ में प्रैक्टिस भी करती हैं। एंड साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने क्लासिकल फॉर्मुलेशंस को क्लिनिकल रियलिटीज़ के साथ इंटीग्रेट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। तो पहला सेगमेंट शुरू करते हैं मैम। एंड पहले सेगमेंट का थीम है ऋतुचर्या, थ्योरी वर्सेस रियलिटी। मेरा पहला क्वेश्चन होगा कंचन मैम आपसे। डॉक्टर कंचन, टेक्स्ट बुक्स हमारे क्लियरली बोलते हैं कि ऋतो ऋतो आचरणीय आहार विहार, लेकिन जब अनकंफर्टेबल क्वेश्चन अगर हम इसमें से स्किम आउट करें तो वो आता है कि सीजन्स ही इस टाइम पे डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। बारिश के टाइम पे बारिश नहीं होती, ठंड के टाइम पे बारिश होती है, जैसा कि हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जुलाई में पोल्यूशन है, अक्टूबर में ह्यूमिडिटी है। तो क्या क्लासिकल ऋतुचर्या अब कैलेंडर के हिसाब से रेलेवेंट रह भी गई है? शास्त्रों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो ऋतुओं के लक्षण बताए गए हैं। भारत में 6 ऋतुएं जो देखी जाती हैं, उनका हमारे वातावरण में वात पित्त कफ दोषों में वृद्धि क्षय के बारे में बताया गया है, जिससे हमारे शरीर पे भी उसका असर बताया गया है। सबसे मेन बात है सूर्य की स्थिति और हमारे अग्नि की स्थिति। अग्नि मंद है, अग्नि में क्या गड़बड़ हुई है, ये सब देखा जाता है। सभी फैक्टर्स जो है उनको देख के ही हमें ऋतुचर्या या चर्या, दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए। शास्त्रों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि चिकित्सा एक वैद्य को तब करनी चाहिए। कुछ चिकित्सा स्थान में बोला गया है कि जब मौसम साफ हो, बादल ना हो, जैसे पंचकर्म बताया गया है। पेशेंट को बिना वात वाले, बिना हवा वाले कमरे में रखने की बात की गई है, जब पथ्य अपथ्य फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार जब आयुर्वेद के हम सिद्धांतों को गहराई से देखते हैं तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन मंथ्स के बेस पे वो कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हैं। इसलिए आयुर्वेद पूरे विश्व में फॉलो किया जा सकता है। जिन देशों में ग्रीष्म ऋतु नहीं देखी जाती है, विंटर्स ही देखे जाते हैं, वहाँ पे भी आयुर्वेद के सिद्धांतों को अप्लाई किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार जो आपने बात कही कि आजकल जो मौसम है बदल गए हैं, मौसम सही से अपने मंथ्स में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका असर हमारे शरीर पे, स्वास्थ्य पे पड़ता है। बट आयुर्वेद के सिद्धांतों को अप्लाई करके हम उस स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। जैसे जनपदों उद्वंस में बताया गया है, अभी कोविड आया था तो पूरी वायु, धरती प्रदूषित हो गई थी, लेकिन उसमें भी हमें क्या फॉलो करना चाहिए, यहाँ तक आयुर्वेद में बताया गया है। यस, वेरी नाइस आंसर मैम। लेकिन एक और टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करूं और आपसे पूछूं कि क्या आज के अर्बन पेशेंट्स में आप ऋतु संधि के लक्षण क्लिनिकली ऑब्जर्व कर पाते हैं? जी, ऋतु संधि देखिए, हम सभी जानते हैं ऋतु संधि वो समय होता है जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में बदलाव हो रहा होता है। एक ट्रांजिशनल फेज होता है जिसमें हम जो पिछली ऋतु की आदतें हैं, चाहे डाइट है या लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं अगले सीज़न के अकॉर्डिंग। बट आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि हमने अपना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना लिया है। गर्मी में हम एसी, विंटर के माहौल में रहते हैं और सर्दियों में हम हीटर्स, ब्लोअर्स का यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से जब हम देखें, जब हम बाहर नेचर में निकलते हैं तो हमारे बॉडी में वात, पित्त, कफ
का असंतुलन देखने को मिलता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, या यूँ कहें इम्यूनिटी हमने खुद ही वीक कर ली है। तो एनवायरनमेंट से हमने खुद ही छेड़छाड़ कर ली है। यस, क्लिनिकली हमें ऋतु संधि में जो होने वाली बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है अग्निमांद्य देखने को मिलता है। उसके अलावा एलर्जिक इश्यूज़, स्किन ड्राई है या फिर इम्यूनिटी बहुत लो है, एकदम से सर्दी लग जाती है, एकदम से लू लग जाती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा आप अग्निमांद देखते हो, तो वो तो आचार्यों ने बताया ही है कि सभी रोगों का जड़ अग्निमांद ही है। ट्रू। तो बेसिकली हम वहीं से ही अपना बेस स्थापित कर रहे हैं। जी। सर आपसे अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल होने वाला है। तो डॉक्टर मुकेश, अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट देखते हैं तो ऋतुचर्या जो है वो इन्वायरमेंटल सिंक्रोनाइजेशन है या फिर आपके हिसाब से एक वे है ऑफ लिविंग जिसको आजकल के जो हमारे अर्बन पेशेंट हैं या फिर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उनको वो बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट लगता है। जैसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा एंड आई एम रनिंग माय ओन सेटअप इन सेक्टर 62 नोएडा. I am running my own setup that we have like a allopath and homeopath and Ayurveda also. So can't say I am not using Ayurveda, but most of the time I use Ayurveda. See, अब आपके मेन क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा जो अर्बन एरिया है उसमें एक्चुअली लोगों का वो आप डोर टू डोर जाके सर्वे कर सकते हैं, और ऐसे भी हमें देखने में आता है इतने मॉल्स और इतने मार्केट्स और इतने सब खाने के वो सब खुल गए हैं, तो आने का भी कोई वो नहीं रह गया. हर सीज़न में मतलब आप आइदर इट इज़ विंटर और हॉट वेदर वट एवर इट इज़, यू कैन गेट ईच एंड एवरी थिंग एट एवरी प्लेस. सो खाने का कोई वो ही नहीं रह गया है. मतलब किसी सीज़न में आप कोई चीज़ ले लो तो अब वो जो ऋतु वाली चीज़ें आती हैं फिर वो वी कैंट फॉलो प्रॉपरली. तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि अर्बन एरियाज़ में जाके चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ होती हैं, बिकॉज हम थोड़ा सा अपने जो नेचुरल चीज़ें हैं या अपने कंट्री के हिसाब से जिस तरह की जहाँ पे दिनचर्या रहती है, जिस तरह का वेदर जहाँ पे रहता है उसको फॉलो ना करते हुए हम यूरोपियन स्टाइल में चले जाते हैं, और फिर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड होके उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं. तो उससे हमारे शरीर का जितना भी पैरामीटर था सब गड़बड़ हो जाते हैं, और उसके हिसाब से फिर हमारा शरीर भी वैसे बिहेव करता है. अब जैसे हमारे शरीर को आदत है कि हम दिन में 3 बार अगर भोज पदार्थ लेते हैं तो सुबह नाश्ता होगा तब ज़्यादा एसिड रिलीज़ होता है बॉडी में, दोपहर को लंच करते हैं तो रिलीज़ होता है, शाम को जब खाना का टाइम होता है मतलब 7-8 बजे या जो भी डिनर का टाइम होता है तो उस समय ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है. पर अब कोई समय नहीं रह गया. रात को 12 बजे भी डिनर हो रहा है, दिन के 4 बजे लंच हो रहा है, सुबह को नाश्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये बड़ी मुश्किल होती है. तो हमें अपने आप को अगर वास्तव में प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ ठीक से हो सकता है, नहीं तो यूरोपियन स्टाइल तो हमारे लिए ख़राब ही रह रहा है. और अर्बन वाली जो चीज़ है, अर्बन वाले लोगों मतलब जो अर्बन एरियाज़ में बेसिकली या जो स्मार्ट सिटीज़ में लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है सारी चीज़ों को, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि अब जितने भी युवा हैं सबका टाइमिंग बड़ा उस तरह का हो गया है कि रात रात ड्यूटी करते हैं, सारी रात फ़ोन कॉल्स और उन पे लगे रहते हैं. अगर काम भी नहीं है तो अभी लैपटॉप और मोबाइल से बिज़ी रहते हैं. तो कोई समय उस तरह का नहीं रह गया कि हमारी दिनचर्या है रात को 8-9 बजे या 10 बजे गाड़ी सो जाएं, सुबह 4-5 बजे उठ जाएं, तो सब कुछ गड़बड़ है. तो अगर उन चीज़ों को हमें फिर से लाना है तो वी हैव टू फॉरवर्ड, और लोगों को जाके हमें बताना पड़ेगा. और क्लिनिक्स में भी जैसे लोग आते हैं तो उनको उस तरह से मोटिवेट करके हमें नेचुरल चीज़ों पे लाना चाहिए, और उसी हिसाब से उनके साथ उनको मोटिवेट करके उनको उसी तरह का बिहेव करें तो जो चीज़ें हैं वो बहुत कुछ सुधर सकती हैं. नहीं तो अर्बन एरियाज़ में तो ज़्यादा चीज़ें ख़राब है. गांव के लोग अभी भी ऐसा ही है. अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाते हैं, बिकॉज हम भी गाँव से जुड़े हैं, तो जाते हैं तो वहाँ की दिनचर्या अभी भी वही है. अब अगर एनसीआर के लोगों की बात करें तो यहाँ थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ अर्बन स्टाइल में होता है. बट अगर और थोड़ा दूर दराज उसमें जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल वही है. सुबह जल्दी से 4-5 बजे लोग उठ जाते हैं, अपने पशुओं का चारा करना और फिर अपने जंगल निकल जाना, घूम के आना, फिर सुबह को 10-11 बजे खाना खा लेना, ऐसे ही शाम का वो. तो और सब कुछ नेचुरली मिलता है, हवा भी नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है. जैसा आपने बोला डॉक्टर कंचन कि
गर्मियों में अगर है तो ज़रा गर्मी बर्दाश्त नहीं है तो एसी चल जाते हैं आजकल तो गाड़ी से लेके, और मतलब घर तक वो जितने वॉकेबल डिस्टेंस होती है गाड़ी से और घर के बीच की उतनी में गर्मी होती है, नहीं तो गाड़ी या फिर ऑफिस और फिर घर। तो उस तरह का होता है। ऐसी सर्दियों में फिर ब्लोअर्स और हीटर्स और उनका प्रयोग हो जाता है, तो सब कुछ हमारे शरीर का जो पैरामीटर्स है सब उसी के हिसाब से सब गड़बड़ हो रहा है। तो आई थिंक कि हमें उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपकी जो मैंने पूरी बात सुनी सर और जो इवैल्यूएशन किया उससे मुझे लगता है कि क्या सवाल होगा ये मेरा कि क्या अब ऋतुचर्या को हम सीज़न बेस्ड कम और लाइफस्टाइल बेस्ड ज़्यादा बनाना चाहिए या फिर हमें सेम ट्रेडिशनल पाथ पे चलना चाहिए? नहीं, देखो ट्रेडिशनल जो हमारा वो है, ट्रेडिशनल पथ पे चलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप ऋतु की बात कर रहे हैं, अगर हम उस तरह से फॉलो करेंगे उसको तो इस क्वाइट विल बी बेटर। क्योंकि अब लाइफस्टाइल तो कैसा भी आप कर लोगे, लाइफस्टाइल का क्या है, तो वो तो हमेशा शरीर को नुकसान ही देगी ना। अगर हम ऋतु के विपरीत कोई भी खान पान या अपना रहन सहन करेंगे तो वो हमेशा नुकसान ही देगा। तो हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जो प्रकृति ने हमें दिया है। जैसे वातावरण में, जैसी कल्चर में, जैसे एटमॉस्फेयर के साथ हम रह रहे हैं, उसी तरह से हम चीज़ों को अडॉप्ट करें तो रादर देन बेटर विल। मतलब बेसिकली एक क्लासिकल डिविएशन नहीं, क्लासिकल इवोल्यूशन माना जाए। यस। नाइस सर, आपसे ही मैं कंटिन्यू करूँगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल होगा ये, लेकिन प्लीज़। हम रोज़ क्लिनिक में अक्सर सेम फॉर्मूलाज देते हैं फॉर इम्यूनिटी या ओज रक्षा के लिए, ओज बिल्ड करने के लिए। जैसे च्यवनप्राश हो गया, त्रिफला हो गया, अश्वगंधा, दशमूल, ये कुछ ऐसी औषधियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी एकल औषधियाँ भी हैं जो हम अक्सर सेम रखते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। अलग अलग पेशेंट्स के लिए मात्रा काल सब अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मुलेशन समान हमारे सेम रहते हैं। तो क्या ये जो फॉर्मुलेशन जिस देश काल के लिए बनाई गई हैं वो आज भी एग्जिस्ट करता है? यस, एग्जिस्ट करता है, उसमें मतलब वी कैन नॉट डिनाई। बट थिंग इज़ कि आजकल आर्थिक युग है, तो एक अगर मैं बहुत सीधी और सच्ची बात करूं तो आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर हैं बेसिकली, अगर मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट कंचन मैन, तो शी इज़ रनिंग हर ओन सेटअप, तो शी कैन अर्न क्वाइट सफिशिएंट। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लिनिक ही चला रहे हैं और सीमित पेशेंट्स होते हैं, सीमित चार्जेस भी होते हैं, तो दे हैव टू कंटिन्यू दैट बिकॉज उनको भी अपना ब्रेड एंड बटर का वो करना है। लेकिन जो चीज़ आप बोल रहे हो कि उस चीज़ को कंटिन्यू करना, या जो चीज़ जो भी हम चलाए जा रहे हैं, जो भी प्रेस्क्रिप्शन हमारे बने हुए हैं, चाहे च्यवनप्राश का हो चाहे जिसका भी हो, वो चीज़ें हमेशा और हर ऋतु में नहीं संभव है, देनी भी नहीं चाहिए। तो वो प्रोटोकॉल ठीक नहीं है, उससे हमें बाहर आना चाहिए। और नहीं, मैं तो अपनी बात करूँगा अगर, तो यस डेफिनेटली मैं पेशेंट को देख के उसकी जो भी प्रकृति होती है अकॉर्डिंगली उनको अगर वो चीज़ें नहीं भी देते हैं तो समझा ज़रूर देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, ये खान पान होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऋतु होना चाहिए। तो चीज़ें ज़रूर उनको कन्विंस करते हैं। अब वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि दे विल फॉलो और नॉट। तो मतलब कई बार गलती एप्लीकेशन में होती है, औषध में नहीं। ठीक है जी, मैम आएंगे आपके ऊपर। एक नेक्स्ट सवाल जो है मेरा, एक ग्राउंड रियलिटी चेक पे आते हैं। अगर हम हमारे जो अर्बन पेशेंट्स हैं कंप्लायंस नहीं रखते जी। और ये कंप्लायंस ना रखना, टाइम पे दवाइयाँ ना लेना, हमारे लाइफस्टाइल जो इश्यूज़ है जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं उनको जेन्युइनली उनको ना फॉलो करके सीजनल चेंजेस को ना एक्सेप्ट करना, किस हद तक ये आपकी प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करता है? ये देखिए, कोई पेशेंट दवाई समय से ना ले, जो एडवाइजेस करे वो फॉलो ना करे, तो उससे रिजल्ट्स ज़रूर अफेक्ट करेंगे। हमें जो रिजल्ट्स चाहिए पेशेंट में वो अफेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि आजकल क्या है कि इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन का भंडार है, गूगल पे है। आयुर्वेद के लिए लोग ऐसा समझते हैं कि वो खुद से पढ़ लें और खुद से उनको पता चल जाते हैं सभी बेसिक्स, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद आजकल लोग खुद से ही काफ़ी चीज़ें खा रहे होते हैं, अपने किचन से या बाहर बाज़ार से ख़रीद के, ऑर्गेनिक के नाम से,
और वो उसे आयुर्वेद बोलते हैं। बट उससे क्या होता है कि हेल्थ अफेक्ट करती है उनकी। आयुर्वेद खराब नाम जो खराब होता है वो आयुर्वेद का होता है, बट रियलिटी ये है कि जो गूगल से या फिर कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके लोग फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे बेसिक पानी पीना ही क्यों ना हो, पानी को कैसे पीना है, उसमें क्या उबाल के पीना है, वो आयुर्वेद नहीं है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक वैद्य 5 साल आयुर्वेद पढ़ के पूरा लाइफस्टाइल, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ डिसीज़ को ठीक करना नहीं होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक का आयुर्वेद में बताया गया है। पूरा आयु का वेद है, लाइफ की साइंस है, कैसे हमें बिहेव करना है। खाना खाना या दवाई लेना तो दूसरी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले सदाचार आता है, कैसे हमें बिहेव करना है, दिन में सोना नहीं है, कब सोना है कब नहीं सोना है, यहाँ तक बताया गया है। तो इसीलिए अगर पेशेंट एक वैद्य की सलाह को नहीं मानता है तो पेशेंट की हेल्थ अफेक्ट होती है और हमारे रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। बेसिकली कन्वीनियंस के नाम पे आयुर्वेद को डाइल्यूट करना अब हमें बंद कर देना चाहिए। वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो आजकल बोला जाता है हैवी मेटल्स के जो है साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, या आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए अपने हिसाब से आयुर्वेद लेना या आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी लेना वो बंद कर देना ही चाहिए। बिल्कुल सही जवाब मैम, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। अब हम आते हैं अपने सेगमेंट 2 पे, जो कि एक रैपिड फायर सेशन होने वाला है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन आप दोनों से पूछूंगी, दोनों से मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा, एक बार मैं पूछूंगी एंड इसका जवाब हाँ या ना में होगा। ओके। और उसके बाद हम बारी बारी से आप एक एक के एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, ठीक है? तो मेरा पहला रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल होने वाला है कि क्या आयुर्वेद के कुछ क्लासिकल रूल्स अर्बन लाइफस्टाइल के लिए इम्प्रैक्टिकल हो चुके हैं? यस। नहीं सर यस, क्यों? बिकॉज हम आयुर्वेद के हिसाब से चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते। तो जो भी अब जैसे पीछे क्वेश्चन आपका आया था कि हम अगर किसी को हेल्थ प्रोडक्ट के नाम पे ये अपना च्यवनप्राश या कुछ भी हेल्थ सप्लीमेंट देते हैं, तो हर सीज़न में वो एप्लीकेबल नहीं है, बट वो दे देते हैं। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो दिनचर्या के हिसाब से और आयुर्वेद की उसके हिसाब से नहीं एप्लीकेबल होती है, लेकिन दिए जा रहे हैं, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। ठीक है सर, लेकिन क्या हम इसको एक्सेप्ट करने से भी डरते हैं, इस फैक्ट को? यस, डरते हैं। मैंने वही सवाल रखा ना बीच में भी, डरते इसलिए हैं कि वो ब्रेन एंड बटर वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है सर। अब मैम आपका जवाब ना में क्यों था, मैं इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहूँगी। हाँ, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करें। क्या आयुर्वेद के कुछ क्लासिकल रूल्स अर्बन लाइफस्टाइल के लिए इम्प्रैक्टिकल हो चुके हैं? देखिए, जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं, क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। एप्लीकेशन गलत हो सकती है, जो कि सर ने बोला कि हम अप्लाई गलत कर रहे हैं आज के हिसाब से, आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से। इसीलिए जो एप्लीकेशन गलत होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। रूल्स सही है आयुर्वेद के। इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा, जो ये मैं एक्चुअली क्या है कि मतलब nowadays so many companies are in the market who is producing आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, बट उनको फॉर्मुलेशन का और उन सब चीज़ों का नहीं पता होता। अब जैसे मेटल्स की बात आती है और दूसरे जो भी कोई भी मेडिसिन बना उसके इंग्रेडिएंट्स की बात आती है, तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम ये पूछते हैं कि इसमें कितना कितना क्या है और उसको कैसे देना चाहिए, या तो कोई स्टडी है उसकी तो आप ला के दो। तो वो चीज़ें अनअवेलेबल होती हैं, इसलिए प्रॉब्लम की चीज़ है ये सब। अब वो ठीक है, आयुर्वेद के सिद्धांत को मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द आयुर्वेद, बट थिंग इज कि वी आर डूइंग सच थिंग्स कि विच इज़ गोइंग अगेंस्ट आयुर्वेद। यस, ट्रू सर, दैट्स व्हाट आई सेड कि अप्लाई हम गलत कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब मेरा दूसरा सवाल होने वाला है कि क्या हम ऋतुचर्या पढ़ते हैं पर खुद फॉलो करना एज अ प्रैक्टिशनर वो नहीं हो पाता है? यस। अब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों, एक्चुअली मेरा भी यस होगा, लेकिन अगर हम तीनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में यस में आंसर दे रहे हैं, तो हम बारी बारी से अगर अपना अपना एक्सप्लेनेशन दें तो अच्छा होगा काफ़ी, यस, हमारी ऑडियंस के लिए।
अब डॉक्टर्स भी ह्यूमंस हैं एंड मनुष्य गलतियों का पुतला है। हमारे भी अपने सबकी अपनी लाइफस्टाइल है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो यस, कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं फॉलो करना, बट वी ट्राई, क्योंकि एक वैद्य को पता है क्या चीज़ें सही है क्या गलत। तो हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा अडेप्ट कर सकें आयुर्वेदा के रूल्स को, दिनचर्या को, ऋतुचर्या को। तो प्रज्ञापराध का बोध तो मुझे भी है कहीं ना कहीं, और इस चीज़ को एड्रेस भी करना चाहूँगी कि है। लेकिन हाँ, किसी लेवल पे डॉक्टर्स एक लेमन से ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल फिर भी फॉलो करते हैं, जस्ट बिकॉज दे नो ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स आफ्टर डूइंग एनीथिंग वी डू। यस, तो all the things are not applied on each and every person if I talk about the doctors। क्योंकि जैसे आपने बोला कि एज ए ह्यूमन बीइंग सबके साथ सब कुछ होता ही है। हम जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस तरह की कल्चर में आप रह रहे हैं, तो जो चीज़ हमें उपलब्ध होगी इस्तेमाल तो उसी का करना है। अब वो आप किसी भी सीज़न में कोई भी चीज़ खरीद लो, वो मिल भी जाती है और फिर वो सब घर में आती है तो इस्तेमाल भी होती है। तो वही चीज़ है, इसलिए तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना जो हमें बताई पढ़ाई गई है, जो पुस्तकों में है। ठीक है जी, आते हैं तीसरे सवाल पे। तो क्या सीजनल डिटॉक्स जैसे विरेचन शरद के दौरान आज के टॉक्सिन प्रोफाइल यानी कि माइक्रोप्लास्टिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, इनके लिए सफिशिएंट है? कुछ हद तक अगर सही से पूरा पंचकर्म फॉलो किया जाए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म, और फिर लेकिन इसमें ये चीज़ आ जाती है, फिर आपको डाइट और लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बट यस, शोधन के बाद हमें धातुओं की पुष्टि के लिए, प्रशस्त धातुओं को बनाने के लिए औषधियाँ, जैसे रसायन औषधियों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ पंचकर्म से शुद्धि तो हो जाएगी, लेकिन अच्छी धातुओं को भी बनाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा आंसर था मैम। बिल्कुल, पंचकर्म से शुद्धि तो होती है, लाइफस्टाइल और पंचकर्म के बाद जो पश्चात कर्म है उसको भी फॉलो करना होता है। सर, आपका जवाब जानना चाहूँगी इस पे। नहीं, वो स्टॉप की ज़रूरत है, बिकॉज वट एवर यू आर ईटिंग, हर उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। आप दूध लेने चले जाओ, वो भी पॉलीथीन में मिल रहा है। आप कोई सब्जी तरकारी, कोई अब कई चीज़ें तो ऐसी देखने को मिलती है कि कोई टी स्टाइल है, उस पर अगर कहीं दूसरी जगह चाय जा रही है तो पॉलीथीन में करके देते हैं। तो डिटॉक्स करना ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ अलग से कुछ अगर कोई प्राविधान आए या कुछ इस तरह की चीज़ें आए तो बेहतर होगा, बिकॉज वो खाने पीने से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होना मुश्किल है, मुझे लगता है। अब आ जाते हैं हमारे इस सेशन के लास्ट सेगमेंट पे। सो डॉक्टर मुकेश जी, मेरा आपसे ये एक सवाल है कि क्या आयुर्वेद को सर्वाइव करने के लिए अर्बनाइजेशन के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मेरा मानना ये है कि अगर अर्बनाइजेशन को हम जैसे भी, अगर ज़्यादातर डॉक्टर्स या ज़्यादातर जो भी वैद्य हैं सब अर्बन एरियाज़ में प्रैक्टिस करते हैं, रूरल एरियाज़ में हार्डली होते हैं। रूरल एरियाज़ में सच लोगों को इस तरह से बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट दे हैव टू लिव देयर लाइफ। लेकिन अर्बन एरियाज़ में हमें ही उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, रादर देन कि जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। हमें मोटिवेशन तो ज़रूर चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बिकॉज हम अपने घर में ही अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं क्योंकि सब स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले या जो जिस लेवल पे जो भी काम कर रहा है, तो वहाँ से सब कुछ उस तरह का ही सीख के आते हैं जो अच्छा नहीं होता। मतलब प्रकृति के हिसाब से या आर के हिसाब से, या जिस तरह से आप ले लो, जो भी दिनचर्या है, चाहे वो पहनने से लेके या किसी भी चीज़ से लेके, तो वो चीज़ें वो हमेशा ख़राब होती हैं। तो ज़रूर हमें मोटिवेशन या उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और उसी चीज़ से सब चीज़ें बढ़ेंगी। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम आयुर्वेद के टेक्स्ट और उनके गाइडलाइंस में नहीं है, और नहीं, आयुर्वेद में कभी भी प्रॉब्लम, हज़ारों साल से जो चीज़ें चली आ रही है उनमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सुधार की ज़रूरत आप कह सकते हैं, और इनोवेशंस की ज़रूरत आप कह सकते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बन के आ रही है, कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लेके आती है, अब उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा ये खड़ा होता है, चाहे दूसरे पैथी वालों की तरफ से आए या हमारे अपने लोगों की तरफ से आए,
कि इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके क्या रूल्स हैं और कितनी मात्रा में लेना देना चाहिए, या क्या स्टडी आपने उस प्रोडक्ट पे की। जैसे अभी ये कंपनी है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट नेम, ये कंपनी है मेरे पास बोली क्या है कि ये हार्ट पे ये ब्लॉकेज को खोलने के लिए ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है। बोले कि अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे तो प्रोग्रेस कर रहा है, हज़ारों साल से बहुत सी चीज़ चली आ रही है। हम इवन अगर हम बात करें तो हमारे किचन से लेकर बाहर तक सब कुछ आयुर्वेद ही आयुर्वेद है, और उसी पे सब खाने पीने से लेकर सब कुछ उसी में चलता है। पर क्या स्टडी है आपके पास में, क्या रिसर्च है, वो आप दिखाओ, सो दैट कि वी कैन कन्विंस टू द पेशेंट्स और एज वेल एज अटेंडेंट्स कि जो चीज़ हम दे रहे हैं ये शोध पे आधारित है। तो वो समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है, वो चलो ठीक है, इंग्रीडियंट्स वो भले ही अपनी मात्रा जो भी उन्होंने ठीक डाली हो, बट उस पर कोई शोध प्रॉपर नहीं होता या कोई स्टडी नहीं है। इसलिए ये बड़ी समस्या है मरीज़ को, या जो पढ़े लिखे जो सवाल पे सवाल करने वाले अटेंडेंट्स आते हैं या मरीज़ आते हैं, उनको कन्विंस करने की। तो वो चीज़ बड़ी है हमारे लिए। ठीक है नो डाउट आयुर्वेद के प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब बहुत अच्छे से काम करती हैं, और अगर हम उन्हीं को फॉलो करते रहें तो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत शायद ना पड़े, मतलब दूसरी पैथी या दूसरे इलाज की ज़रूरत ना पड़े। पर क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल या लिविंग जो भी तरीका है वो है ही इस तरह का कि वो गाय वगाई ज़रूरत तो पड़ती है। तो फिर उनके लिए जो एडवांस मेडिसिन आ रही हैं आयुर्वेद में भी, उनके शोध पे क्या स्टडी हुई है, या जो उन्होंने लिटरेचर निकाले या कुछ भी जो भी कोई पेपर वर्क किया है उस पर, तो उसको फॉरवर्ड करें या उसको कन्विंस करने के लिए मैगजीन्स में निकालें, पेपर्स में निकालें। पहली बात तो होता नहीं है, और होता है तो वो ठीक से एक्सपोज नहीं कर पाते उसको। बिल्कुल जैसा मैं सवाल का जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी सर, वैसा ही आपने जवाब दिया। और अभी मैं आ जाती हूँ मैम के पास मेरे फाइनल क्लोजिंग क्वेश्चन के लिए। और मैम, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो आपके जो यंगर जनरेशन ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनके लिए, मेरे जैसे, कि ऋतुचर्या और फॉर्मुलेशंस को ब्लाइंडली फॉर्मुलेट करे, फॉलो करे, या फिर इंटेलिजेंटली री करे, और अगर उस री इंटरप्रिटेशन को बाउंड्रीज में हम कवर कर रहे हैं तो उनकी बाउंड्री कहाँ तक होनी चाहिए? ओके, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ सबको कि हमें अपनी बुद्धि से, युक्ति से आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए, आयुर्वेद की फॉर्मुलेशंस हैं, औषधियाँ हैं, कर्म हैं, पंचकर्म हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना है। प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहेंगे, एप्लीकेशंस का अपडेट होगा, इनोवेशन, सर ने भी बोला इनोवेट करना पड़ेगा हमें उसमें ब्रेन से, माइंड से काम करना पड़ेगा। कि क्योंकि देखिए अब एआई का समय आ गया है, तो हमें भी अपडेट करना है, उसमें हमें लैक नहीं करना है। आयुर्वेद एडवांस्ड है, जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया जनपदों उध्वंस तक की बात की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है। तो इससे हमें पता चलता है आयुर्वेद तो हमेशा से ही एडवांस था, हम ही पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं अप्लाई करने में। तो हमें अप्लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, वही बाउंड्री है। थैंक यू सो मच मैम। मेरे जैसे यंगर जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स को एक धारा प्रोवाइड करने के लिए फॉर दिस होल मेंटोरशिप, एंड यू केम फॉर दिस सेशन, एंड सब आपको देख पा रहे हैं, सब सर को देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम निरंतर सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही था वैद्य वार्तालाप, जहाँ सवाल कंफर्टेबल नहीं होते लेकिन जवाब आयुर्वेद की इंटीग्रिटी को जिंदा रखते हैं। अगर आयुर्वेद को फ्यूचर चाहिए तो शायद हमें पहले खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा।